टेक अनदर प्रॉब्लम विच इज प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। आप में से जिन लोगों ने प्रिंटर देखा होगा उसके अंदर पता होगा एक प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक से ज्यादा सीपीयू, मतलब साइबर कैफे में देखा होगा बहुत सारे पीसी लगे होते हैं, सब एक साथ कमांड देते हैं। ठीक है, तो किसकी कमांड पहले आई किसकी कमांड बाद में आई, तो उसके लिए हम डायरेक्टरी बना के रखते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पूलर डायरेक्टरी। ठीक है, राइट। ये मेंटेन करता है कि मतलब पीसी वन ने ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए दिया है, पीसी टू ने ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए दिया है, पीसी थ्री ने ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए दिया है। तो उस सबको मेंटेन करने के लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं स्पूलर डायरेक्टरी, राइट। तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, इन और आउट। ओके, इन एक वेरिएबल है जो यूज होता है प्रोसेसर्स के द्वारा। प्रोसेसर मतलब पीसी, पीसी वन, पीसी टू, पीसी थ्री। ओके, मतलब प्रोसेसर मतलब पीसी है। आउट एक वेरिएबल है जो यूज होता है वो प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, अब इन क्या पॉइंट करता है, इन पॉइंट करता है नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, जहां प्रोसेसर को अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करना है। प्रिंटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट उसे देना है वो कहां प्लेस करना है, वो मतलब डायरेक्टरी के अंदर कहां प्लेस करना है। तो जो उसका एड्रेस है वो गिवन है इन वेरिएबल के द्वारा। और आउट वेरिएबल क्या देता है कि कहां से प्रिंटर को उठा के प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे मान लो पीसी वन ने एक डॉक्यूमेंट दिया, पीसी टू ने एक डॉक्यूमेंट दिया, पीसी थ्री ने एक डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, मान लो इसने दिया 1 बजे, इसने दिया 2 बजे, इसने दिया 3 बजे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे होगी देने के लिए, जिसने पहले दिया उसे पहले देंगे ना आप डॉक्यूमेंट। तो इसलिए हम सीरियल में वो करते हैं ताकि आउट भी सीरियल में ही उठाएगा, मतलब प्रिंटर भी सीरियल में उठाएगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये कोड देख लेते हैं। उससे पहले आप 2 पॉइंट करके लिख लीजिए इन और आउट के लिए। ठीक है, पॉइंट करके लिख लीजिए। इन इज अ शेयर्ड वेरिएबल used by all the processor in order to get the address of the next space where they are going to store their document, or get the next vacant space in the spooler directory, or next empty slot in the spooler directory। ये मैंने 3-4 वो बताए अल्टरनेटिव वर्ड्स, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मतलब डेफिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अपने नोट्स में। रनिंग नोट्स जरूर बनाएं। रनिंग नोट्स का फायदा ये होता है रिवीजन करना बहुत आसान होता है। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं लेकिन उससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और आप खुद नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा कि उस पॉइंट पे मैंने क्या बोला था, आपने क्या समझा, वो सब कुछ रिमेंबर हो जाता है एक बार में। ठीक है, रिकॉल हो जाता है 1 सेकंड के अंदर अगर आप उन नोट्स को कैरी मतलब रनिंग नोट्स को बनाएंगे और उन्हें एक बार पढ़ेंगे तो। आउट क्या है, आउट एक वेरिएबल है जो यूज किया जाता है प्रिंटर के द्वारा, जो ये बताता है कि अब किस डॉक्यूमेंट को उठाना है प्रिंट करने के लिए। आउट इज अ लोकल वेरिएबल विच इज यूज्ड बाय प्रिंटर टू नो एट विच लोकेशन इट हैड टू टेक द डॉक्यूमेंट टू प्रिंट। ओके, अब ये दे देखते हैं एंटर फाइल का ये कोड गिवन है। ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर है कोड, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है, एंटर फाइल करके एक इंस्ट्रक्शन होगी जो इतनी सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन से बनी है। ठीक है, तो फिर देख लेते, पहले लोड करेगा इनके अंदर जो वैल्यू है उसे आर इन के अंदर लोड करेगा। उसके बाद स्पूलर डायरेक्टरी मतलब स्पूलर डायरेक्टरी के अंदर जाके इनकी लोकेशन मतलब जो लोकेशन हमने इनसे उठाई है वहां जाके एक डॉक्यूमेंट प्लेस कर देगा। डॉक्यूमेंट का नाम, फाइल नेम जो होगा वो हम वहां प्लेस कर देंगे। उसके बाद आर आई की वैल्यू बढ़ा देंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, आर आई की वैल्यू, आई क्या है यहाँ, आई है आपका रेस्पेक्टिव प्रोसेसर का नंबर। जैसे मान लीजिए ये आई जो है आपका रेस्पेक्ट प्रोसेसर का नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस प्रोसेसर ने ये दिया है। हर प्रोसेसर का अपना रजिस्टर है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये जनरल कोड है ना, सब इसे अपने हिसाब से यूज करेंगे ना, राइट। ओके, ठीक है। आर आई मतलब मैं प्रोसेस वन के हिसाब से देख रहा हूँ। प्रोसेसर या पीसी वन तो आर आई वन के अंदर क्या होगा, जो इनकी वैल्यू स्टोर होगी 3 स्टोर हो जाएगी एच डी 3 के अंदर। ठीक है, वो अपना एक डॉक्यूमेंट डाल देगा, ए डॉट डॉक डाल रहा हूं मैं, ए डॉट डॉक डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू बढ़ा दी मैंने। उसके बाद एम इन के अंदर मतलब जो इन वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहा हूं, राइट। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं कोड का, क्या ये कोड ठीक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जो शेड वेरिएबल है इन, क्या वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज है या नहीं है।
तो हम इसे कैसे करेंगे एक बार में देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पहले से 3 है, यहाँ ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, मान लो एनालाइज करो आप, एक प्रोसेस PC1 है और PC2 है, दो कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करो, मतलब कॉन्करेंटली वर्क करने, दोनों ने एक साथ ही इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, तो जो PC1 है वो जो अपने एंड पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कर रहा है उसने I1 को मैं इंस्ट्रक्शन को I1 I2 ऐसे लिख लूं, I1 को एग्जीक्यूट करा, उसके बाद क्या करा उसने R1 के अंदर जो इनकी वैल्यू थी, इनकी वैल्यू कितनी थी 3 स्टोर करा ली। ठीक है, उसके बाद SD के अंदर SD3 के अंदर उसने अपना डॉक्यूमेंट का नाम डाल दिया, a डॉट डॉक डाल रहा हूं मैं, a डॉट डॉक डॉक स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट कर दी वैल्यू, इंक्रीमेंट करके 3 से 4 कर दी, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया तो 3 से 4 हो गई वैल्यू, आ रहेगी। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करिए ना, आ रहेगी वैल्यू, तो यहाँ क्या हो गया 3 से 4 हो गई वैल्यू। उसके बाद ये मान लीजिए यहाँ एक प्रीएम्पशन आ गया, प्रीएम्पशन कभी भी आ सकता है, नोट करके लिख लीजिए, प्रीएम्पशन कैन अकर एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। ओके, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ओके, तो P2 मतलब प्रीएम्प्ट हो गया, P2 के पास एग्जीक्यूशन गया। प्रीएम्पशन को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रीएम्पशन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग याद है आपको? अगर नहीं है तो क्या बोलते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की आप वीडियो लेक्चर को देखें। उसके बाद राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम टाइम क्वांटम में के अंदर काम करते हैं ना, टाइम स्लॉट होते हैं। मान लो यहां से यहां तक आपका स्लॉट है, अज्यूम कर लो, मतलब एक्चुअल सिनेरियो ऐसा नहीं होता, मैं बस आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लो यहां टाइम स्लॉट एक्सपायर हो गया, इसके बाद 3 के बाद टाइम स्लॉट एक्सपायर हो गया, I3 के बाद टाइम स्लॉट एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट स्लॉट जो मिला था वो मिला P2 को, मतलब प्रोसेसर 2 को मिला नेक्स्ट स्लॉट, उसने अपना कोड एग्जीक्यूट करा, फिर उसके नेक्स्ट स्लॉट मिला है P1 को। ठीक है, ये सिनेरियो बना रखा है मैंने। अब मान लीजिए यहां टाइम स्लॉट एक्सपायर हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम स्लॉट एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल सिनेरियो हम COA में समझेंगे, उस टाइम में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी मतलब बेस नॉलेज चाहिए, वो मैं COA में बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो ऐसा नहीं होता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि प्रीएम्पशन इसकी वजह से भी आ सकता है। तो मैं सिर्फ अभी एक यही केस चल रहा हूं, लेकिन प्रीएम्पशन बहुत सारे कारणों से आ सकता है, मैंने पीछे समझाने की कोशिश भी करी है। ओके, मान लीजिए यहाँ टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, P2 को उसका एग्जीक्यूशन टाइम मिला, P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करी, I2 I3 I4, यहाँ क्या करेगा वो R2 के अंदर करंट वैल्यू यहां से उठाएगा ना, तो वो तो इनसे उठाने वाला है, तो उसने 3 उठाई, SD के 3 के अंदर उसने B डॉट डॉक नाम का एक डॉक्यूमेंट इसके ऊपर ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड क्यों कर देगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना पहले यहाँ कुछ है, आपका जब भी कुछ कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो वो हमेशा ओवरराइड ही होता है। ठीक है, राइट। उसके बाद B डॉट डॉक उसने वहां सेव कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट करा, इंक्रीमेंट करके यहाँ क्या करेगा 3 की वैल्यू को 4 कर देगा, इंक्रीमेंट R2 करेगा, तो इससे क्या होगा 3 की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ स्टोर वाली जो कमांड है वो भी एग्जीक्यूट हो गई, तो क्या होगा जो 4 वैल्यू है वो आपकी स्टोर इन स्टोर वाली कमांड भी हो गई, तो यहाँ 3 की जगह 4 हो गया। अब इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ, उसके बाद दोबारा किसको मिला P1 को मिला, तो P1 यहां दोबारा आया, P1 उसने फिर अपनी I4 इंस्ट्रक्शन करी, उसे क्या करना था स्टोर ही करना था, तो उसने भी I4 में 4 स्टोर करा दिया, उसने भी 4 को काट के 4 स्टोर करा दिया। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आई, इनके अंदर 4 स्टोर होना था, 4 स्टोर हो गया, लेकिन 2 बार अपडेशन हुए, यहाँ एक्चुअल वैल्यू 5 आनी थी, 2 वैल्यू अपडेट हुई नहीं है, हुई है ना, तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू कितना आनी थी 5, तो मतलब हुआ क्या है ओवरराइटिंग हुई है, मतलब लॉस ऑफ डाटा। तो आप नोट करके लिखिए, ड्यू टू not having the proper synchronization while using invariable
शेयर्ड इनवेरिएबल लिखिए, while using shared invariable because of not having the proper synchronization, it causes a problem which is known as डाटा लॉस। ओके, डाटा लॉस कैसे हुआ आपने देख लिया, फिजिकल एग्जाम्पल हमने करा कि जो ए डॉट डॉक था वो डिलीट हो चुका है, मतलब डिलीट मतलब ओवरराइट हो चुका है वो, तो वो लॉस हो चुका है, वो डाटा लॉस हो चुका है। मतलब PC1 के हिसाब से उसने प्रिंट कमांड दे दी है, लेकिन वो प्रिंटर के पास वो कमांड कभी पहुंचेगी नहीं क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी है PC2 की वजह से। तो ये प्रॉब्लम अराइव हुए, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, राइट। ओके, एक प्रॉब्लम और लिख लीजिए, डेडलॉक। डेडलॉक कैन ऑल्सो अराइज, डेडलॉक करके पॉइंट करके लिख लीजिए। डेडलॉक हम आगे आने वाला चैप्टर है, पूरा एक डेडलॉक के ऊपर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, डेडलॉक कैसे आता है, क्या क्या केसेस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो फॉलो होनी चाहिए कि डेडलॉक आने के, डेडलॉक कैसे प्रिवेंट करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ने वाले। डेडलॉक करके लिख लीजिए, इफ shared variable are not properly synchronized, then it leads to deadlock और it can leads to deadlock। ओके, अगर मान लीजिए शेयर्ड वेरिएबल जो है वो अगर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज ना ही हुए तो ये डेडलॉक को ला सकता है, मतलब डेडलॉक कंडीशन को अकर करवा सकता है, राइट। ओके।